निकायों की जंग में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि कहां पर क्या कुछ खास रहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने आज 12 जिले के बांगरोल और छबड़ा कस्बे में होने वाले नगरपालिका चुनाव के लिए दौरा किया। आगामी 22 नवंबर को नगरपालिका चुनाव को लेकर कटारिया ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मीटिंग ली और फीडबैक लिया। इस अवसर पर कटारिया ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, कुछ उसी तरीके से राजस्थान में होने वाले निकाय चुनाव में भी बीजेपी का बोर्ड बैठेगा। तो कटारिया ने यह तो कहा कि जैसे केंद्र में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, वैसे ही निकाय चुनाव में भी सरकार बनेगी, लेकिन प्रत्याशी के लिए मापदंड वो नहीं है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रहे। हम बात कर रहे हैं प्रत्याशी कहां से लड़ेगा, कहां से नहीं। जरा देखिए। विधानसभा चुनावों में जो नियम दरकिनार किए गए, नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने उन्हें अपना लिया है। तय किया गया है कि पार्षद का टिकट उन्हें ही मिलेगा जो उस वार्ड में रहता हो, यानी कोई भी इस बार वार्ड बदलकर चुनाव नहीं लड़ेगा। एक तो जिसके ऊपर भी 5 साल से अधिक सजा का प्रावधान का कोई केस दर्ज है, एक तो उस कार्यकर्ता को हमने शामिल नहीं किया। एक छोटा चुनाव है, सब कार्यकर्ताओं की राय रहती है कि भाई हमें भी मौका मिले, इसलिए वार्ड परिवर्तित करके कोई कार्यकर्ता चुनाव न लड़े। एक बार शहर स्तर तक तो ये करने का प्रयास किया है, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी होगा प्रदेश के स्तर पर इसका निर्णय होगा। नियम बनाने वाले कोई और नहीं, पार्टी के बड़े नेता हैं, जो अब या तो विधायक हैं या फिर प्रदेश में बड़े पदाधिकारी। चूंकि जब विधानसभा चुनाव था तब पार्टी ने यह नियम लागू नहीं किया। यदि करते तो शायद जयपुर शहर के ही मौजूदा विधायक को टिकट नहीं मिल पाता। जी हाँ, बात करें अरुण चतुर्वेदी की तो वो आदर्श नगर विधानसभा में रहते हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा सिविल लाइंस से। इसी तरह यूडीएच मिनिस्टर राजपाल सिंह रहते हैं मालवीय नगर विधानसभा में, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा झोटवाड़ा से। इसी तरह मोहनलाल गुप्ता, नरपत सिंह राजवी और घनश्याम तिवारी रहते सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में हैं, लेकिन इन्होंने चुनाव दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से लड़े। यही स्थिति हवा महल विधानसभा से विधायक सुरेंद्र पारिक की भी है, जो रहते किशनपोल विधानसभा में हैं। ऐसे में जिन पार्षदों के वार्ड अब बदल गए, वो इस बात की दुहाई क्यों ना दें। जिताऊ को देखकर अब पार्टी का जाना माना चेहरा और जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसके लिए तो फेरबदल भी किया जाएगा। मुझे पक्का यकीन है इस बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एज अ होल चुनाव लड़ती है और उसमें जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जिन्होंने 5 साल सेवा की है, पहले भी सेवा की है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उन लोगों को निश्चित तौर पर चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए। और इस तरह से यदि पार्षदों के लिए किया जाए, क्षेत्र के अंदर उनके वरिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ता भी होते हैं, उनको ध्यान रखा जाए, और जिन्होंने चुनाव लड़ा है और पार्टी यदि उचित समझती है कि ये जिताऊ चेहरे हैं और संगठन के हैं और इनको अपनी स्थिति के हिसाब से बदलना चाहिए। मापदंड तो बन गए, लेकिन अपनों के लिए इसमें बदलाव भी होता है। लेकिन यह बदलाव आम के लिए नहीं बल्कि खास के लिए होता है। अब देखना है कि यह खास बदलाव कितनों के लिए होता है। फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ जयपुर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं बीजेपी की तरफ से एक और फैसला लिया गया। निकाय चुनाव में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बिना किसी विवाद के जुट सके, इसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने जिला कार्यकारिणियों की घोषणा आगे खिसका दी है। जी हां, पार्टी नहीं चाहती कि जिला कार्यकारिणी की घोषणा के कारण कार्यकर्ताओं में किसी तरह का विरोधाभास हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर निकाय चुनाव में बीजेपी पर पड़ने वाला है। हालांकि अधिकतर जिला अध्यक्षों ने अपनी कार्यकारिणी में शामिल किए जाने वाले नेताओं के नाम प्रदेश नेतृत्व को सौंप दिए हैं। दरअसल जिन्हें कार्यकारिणी में जगह मिलेगी वो तो चुनाव में जुट जाएंगे, लेकिन जिन्हें जगह नहीं मिलेगी वो साथ नहीं जुटेंगे। ऐसे में अगर कार्यकारिणी की सूची ही जारी ना हो तो सब एक साथ निकाय चुनाव में जुट जाएंगे। ये जरूर है कि निश्चित तौर से प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, जिनको पूरे शहर की जानकारी है, जो पार्टी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हमारा निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिसके आधार पर हमारा पार्टी का संगठन और ये निकाय चुनाव, नगर निगम के चुनाव, जिसमें उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, तो वो नहीं चाहते हुए भी उसको पार्टी प्रत्याशी बनाने के ऊपर विचार करें। यानी बीजेपी हर वो काम कर रही है जिससे कड़ी से कड़ी जुड़े और निकाय के बोर्डों में भी बीजेपी की सरकार बने, लेकिन फैसला आपके हाथ में होगा। इसके अलावा एक और कार्यक्रम यहां पर रखा गया। सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव का आगाज 7 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन में किया जाएगा।
राजधानी जयपुर में ये सम्मेलन महावीर स्कूल में होगा, जिसमें करीब 15,000 पार्टी कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। पार्टी इस सम्मेलन के जरिए प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करेगी। तो आज हमने आपको बीकानेर और कोटा की तस्वीरें दिखाई, इतिहास दिखाया और साथ के साथ ये भी बताया कि प्रदेश के किस निकाय पर क्या कुछ खास चल रहा है। निकाय की जंग में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और निकायों की कहानी लेकर। नमस्कार। सरकार ने समर्थन मूल्य जो घोषित कर रखा था बाजार में, उससे करीब 700-800 रुपये कुंटल बाजार भाव नीचे बिक्री है। इसके लिए मैं प्रशासन को पूर्ण रूप से दोषी मानता हूं, क्योंकि पिछले साल जो मूंगफली खरीद की गई थी उसमें भी व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ था। काफ़ी चंद जमींदार नुमा व्यापारी थे, उन्होंने माल लिया और आंकड़ों में तोला। सरकार का तो जो भी समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है उसी पे करेगी। इसमें किसी तरह की कोई शिकायत भी नहीं मिली है। अगर आपको इस तरह की कोई भी शिकायत है आप बताएं, तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। जो पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन ने 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस गेहूं पे देने की एक घोषणा भी की थी, उसको लागू भी किया था, उसमें परिवर्तन करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देने पर रोक लगा दी जाए। तो ये नीति बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके माध्यम से किसानों का शोषण होगा। आज के इशू से जुड़ा हमारा सवाल है, समर्थन मूल्य पर खरीद रोकना क्या किसान के साथ नाइंसाफी है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। चर्चा में हनुमानगढ़ से धूकल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं आपका क्या कहना है। धूकल सिंह जी, संपर्क कॉलर से हमारा लगातार लंबे ब्रेक के कारण टूट गया, लेकिन एक चर्चा से पहले एक बड़ा सवाल था कि दरअसल खरीद को लेकर जो नीतियां हैं वो सरकार बनाती है, फिर उस खरीद को पूरी करने का काम सरकारी एजेंसियों का होता है। रामपाल जाट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, खामी कहाँ, गड़बड़ कहाँ पर है? सरकार के स्तर पर सरकार निर्देश नहीं देती या फिर सरकारी एजेंसियाँ हैं वो अपनी मर्जी से चलती है? अश्विनी जी, आपने आज की चर्चा में जिस विषय को लिया, इसके लिए जो आपने शीर्षक दिया, किसान मांगे इंसाफ, और किसान 1965 से इंसाफ मांग रहा है जी। मैं सोचता हूं अब तक खरीद के लिए सरकार कोई तंत्र तैयार नहीं कर सकी, इससे बड़ी विफलता कुछ नहीं हो सकती। तो जितनी भी सरकार अभी भारत में आई है, कोई भी सरकार किसानों के लिए गंभीर नहीं रही, किसान उनकी प्राथमिकता पर नहीं रहा। इस कारण से ही राजस्थान में भी प्रदेश का किसान, क्या मौजूदा कोई तंत्र नहीं है? सरकारी एजेंसियां जैसे जो सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से खरीद होती है, वो ठीक नहीं है? अश्विनी जी, राजस्थान का किसान 2010 से ये मांग कर रहा है जी कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर की जाए खरीद केंद्र बनाया जाए स्थायी, खरीद हो वर्ष भर। तीनों में से एक भी बात का निर्णय अभी तक सरकार ने नहीं लिया, जबकि राजस्थान में चुनाव के पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इन सब बातों की घोषणा की थी। इस पर वोट मांगे थे, वोट मांग लिए, सत्ता में आ गए, मुकुट पहन लिए और किसान की चिंता नहीं। इसलिए गत वर्ष भी जितनी मूंगफली राजस्थान में पैदा हुई उसमें से खरीदी केवल 11%। जो 90% के लगभग किसान थे उनको 1 क्विंटल पर 800 से लेकर 1000 रुपए तक का घाटा उठाना पड़ा। और इस वर्ष भी अभी तक जितनी मूंगफली अकेली बीकानेर मंडी में आई है उसके कारण से
किसानों को 21 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका। और हमारे सहकारिता मंत्री कह रहे हैं कोई शिकायत हो तो बताओ। अरे आप सरकार चला रहे हो, आपको पता नहीं है कि बीकानेर में मूंगफली खरीद रही है? आप सरकार चला रहे हो, आपकी ड्यूटी नहीं है कि न्यूनतम समर्थन घोषित किया गया मैं यहाँ ठीक करना चाहूंगा, खरीद हो ही नहीं रही, सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं कर रही। चलिए इसमें मैं आगे चर्चा करूंगा। शौकत अली साहब डीडवाना से जुड़े हैं, बताएं आपका क्या कहना है। आज ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है, क्योंकि फुल बहुमत से आई हुई है, इसको घमंड हो गया जी। और ये जैसे किसानों की तो सरकार, किसानों की आम आदमी सरकार तो है नहीं, ये तो व्यापारियों की सरकार है। व्यापारियों को फायदा मिलना चाहिए, फिर इनको पैसे मिलेंगे। शुक्रिया शौकत साहब आपकी राय के लिए। बद्री नारायण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं अब ये बात की, दरअसल घोषणा पत्र तो आपकी सहमति से तैयार हुआ होगा, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर जो लागू अब वादे होने चाहिए वो नहीं हो रहे, ऐसा क्या आपकी राय नहीं रही? घोषणा पत्र कोई किसी संगठनों की राय लेके तैयार नहीं किया गया, और समर्थन मूल्य जिसको कहा न्यूनतम, जिसके ऊपर खरीद बोली प्रारंभ होनी चाहिए वास्तव में, लेकिन उसी रेट के ऊपर सरकार खरीदती है, जबकि मंडियों के अंदर वो न्यूनतम यानी सरकारी बोली के रेट है। क्वालिटी के हिसाब से उससे अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। हमने बीकानेर की तस्वीर देखी, मूंगफली का इस बार 4000 न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन जो खरीद हो रही है वो 3200 से 3600 के बीच में। इस बार तो समर्थन मूल्य का कांटा ही नहीं लगाया गया अभी तक। ये इसी बार नहीं, हर बार होता है। नेफेड से बात करते हैं तो वो टाल देते हैं राजफेड के ऊपर, वो डालते तिलम सिंह के ऊपर, कभी बोरिया नहीं, कभी बारदाना नहीं, तो कभी पलदार हड़ताल करके बैठ जाते हैं। यानी इन सब की यूनियंस हैं और ये सब मिल करके हाथ मिला करके काम करते हैं और किसान को बाहर, मंडी के बाहर कर देते हैं जी। एक व्यापारी की डेथ हो जाती है तो छुट्टी कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, 200-500 ट्रॉली बाहर खड़ी रहती है, वो अपने माल को वहीं छोड़ के या लौट के गाँव जाने को बाध्य हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे विषय जिनके किसान के समर्थन में अभी तक कोई नीति नहीं बनी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये फेल है वास्तव। जी राम सिंह जी, नीति भी बनी हुई है, अब तक काम भी उस पर होते आए हैं, माल खरीदा भी गया है। रामपाल जी कह रहे हैं 1965 से लेकर अब तक किसान इंसाफी मांग रहा है, इंतजार कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि किसान की सभी समस्याएं पूरी खत्म इसलिए नहीं होती हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कहीं किसान मूंगफली बोता है, कहीं गेहूं बोता है, कहीं चना बोता है, किसी जगह पे बरसात पे डिपेंड है, किसी जगह पे ट्यूबवेल पे डिपेंड है, किसी जगह पे नहर पे डिपेंड है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों की जरूरत होती है, समस्या होती है, इसलिए वो एकजुट नहीं हो पाते हैं और उसी का फायदा ये लोग लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है ये आपको स्पष्ट दिख गया होगा। जिस तरह से रामपाल जी और जिस तरह से बद्री नारायण जी मजबूर होकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो किसानों के बीच रह के काम करते हैं, उन लोगों को इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई महत्व दिया नहीं जाता। इसलिए नहीं दिया जाता कि यदि इनको महत्व दिया जाएगा तो किसान की बात की जाएगी, और इनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है। अभी जो आज का इशू है, हम इस पर अगर आए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको लेकर खामियां शुरुआत से रही है, चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार अब है, किसान तो हर वक्त रोता है। नहीं, देखिए बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें मोटी बात यह है कि जब सरकार खरीद शुरू कर देती है, मिनिमम रेट पे जब सरकार खरीद शुरू कर देती है, तो फिर उसके बाद में कोई भी मंडी का व्यापारी उससे कम में नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके पास फसल जाएगी नहीं और उनको व्यापार करना है, इसीलिए उस रेट पे उनको खरीदना पड़ता है। बिचौलियों को तो लेकिन फायदा होता है। देखिए बिचौलियों को फायदा तो इस देश में ये ट्रेंड है, एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसमें ये बिचौलियों का ट्रेंड जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। चलो ये ट्रेंड कैसे खत्म हो सकता है, इस पर बात करूंगा। जाकिर साहब हमारे साथ जुड़े कॉलर हैं बीकानेर से, बताएं जाकिर साहब क्या कहना है आपका। सर मेरा ये कहना है, आप जो बोल रहे हो बिचौलियों से, तो इन बिचौलियों के बीच में सरकार जो रेट तय करती है, आपने बताया भाई 3900 या 4200 जो वो रेट है, उसके अलावा किसान 3200-3000 के अंदर मूंगफली बेचते हैं, जो बीकानेर के अंदर बिकती है, तो ये दलाली का काम हो रहा है। एक उनकी सीमित है कि भाई अपन मंडी के व्यापारी है, वो ये टारगेट बना के इसके ऊपर अपने खरीदना नहीं है। बात ट्रॉली है 50-100 ट्रॉली अगर बाहर खड़ी है 2 दिन खड़े रहेंगे, तीसरे दिन तो उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि किसान अपना सारा पैसा तो में लगा चुके हैं, उनके पास पैसा होता नहीं है। साहब जो बोल रहे हैं कि 1965, मैं बोला 1965 नहीं, देश आजाद हुआ 10 से लेके हम आजाद हो गए, लेकिन हमारी जो नागरिकता है या जो किसी तरह खरीद को या जैसे भी है वो आजादी नहीं मिली है। जो बीच के जो सरकार जो नरेंद्र मोदी है वसुंधरा राजे तो पास करती है, किसी भी तरह का बजट वगैरह कुछ भी किसानों के प्रति वो किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। बीच में जो मंत्री है जो दलाली करते हैं, दलाली कालाखोरी, सबको पता है कि कौन आदमी क्या करता है, कहाँ करता है,
तो लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। अगर मंडी में कल की डेट में, आज तो चलो नाइट होती है, कल की डेट में जाए तो नहीं करते, 10 से 20 व्यापारी आराम से पकड़े जा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अहम सवाल आपने खड़ा किया। रामपाल जाट साहब आप बताएं, फिर मैं शरद जी के पास आऊंगा। अश्विनी जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद अकेली मूंगफली की तो नहीं हो रही, इसमें तो किसान घाटा खा ही रहा है। बाजरा जिसका उत्पादन खर्च सरकार 1500 रुपए मानती है जी, वो आज मंडियों में बिक रहा है 1100 के लगभग, वहां भी घाटा है। मक्का जिसका समर्थन मूल्य 1250 और उसका उत्पादन खर्च 1500, वहां भी घाटा, वहां भी खरीद नहीं। इतना ही नहीं तो अभी उड़द भाव बढ़ गया, लेकिन उड़द की खरीद हो रही थी 3800 पे, उड़द का भाव है 43 रुपए। और जिस हम दलहन और तिलहन की बात करते हैं, विदेशों के किसानों को दोनों हाथों से पैसा लुटाने वाली सरकार जी आयात करती है, विदेशी किसानों को पैसा देती है, और हिंदुस्तान के किसान का माल खरीदने में इनको जोर आता है। यदि हिंदुस्तान का किसान का माल प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पे खरीदने की व्यवस्था करें तो मैं सोचता हूं हिंदुस्तान का किसान ऋणदाता बनेगा, ऋणी नहीं रहेगा। आज जो आत्महत्याओं की स्थिति है वो इस कारण से है कि किसान को उसके उत्पादन का खर्च भी नहीं मिलता। और खर्च, चलिए मैं शरद जी के पास आता हूं। शरद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो मौजूदा अनाज खरीद की व्यवस्था है उसमें क्या खामियां हैं और इस पैटर्न में बदलाव आपके मुताबिक क्या किए जाने चाहिए? देखिए, मैं जहाँ तक आपको बताऊं कि पहले जो समर्थन मूल्य घोषित होता था फसलों का, वो जब फसल की बुआई हो जाती थी उसके बाद होता था। एक सकारात्मक कदम सरकार ने उठाया है कि जो समर्थन मूल्य है वो फसल की बुआई से पूर्व ही घोषित कर दिए जाते हैं कि किसान कौन सी फसल की बुआई करे, कौन सी फसल में उसको फ़ायदा है। ये किसान के लिए सकारात्मक कदम है। लेकिन यहाँ पर सरकार अपने लाभ के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो बिल है सब्सिडी का, खाद्य सब्सिडी बिल, वो जो बढ़ता जा रहा है, करीब 1,15,000 करोड़ हो गया है। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 2014 में अमेरिका में किसान बिल पास हुआ है जिसमें 962 अरब डॉलर सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है अगले 10 वर्षों के लिए। भारत ने इसका विरोध किया था, सब्सिडी 10% तक की जानी थी, उसका विरोध किया था। नरेंद्र मोदी उस बिल में शामिल नहीं हुए थे। नहीं हुए थे, बिल का विरोध भी किया था। लेकिन अगर हम, जबकि भारत, ये कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है, 70% किसान खेती करते हैं, तो हम किसानों के हित की बात नहीं करेंगे तो मेरे विचार से गलत है। मैं वही जानना चाहता हूं कि बदलाव किस तरह से किया जाए। इस बीच हमारे साथ डूंगरपुर से महेंद्र जी जुड़े हैं। बताएं महेंद्र जी, आपका क्या कहना है? किसानों को 0% ब्याज पे पैसा दिया था पिछली सरकार ने जी, और लेम्स के कर्मचारियों ने, मैनेजरों ने उनको 0% इंटरेस्ट पे इस बार भी लोन दे दिया। सरकार ने बाद में आदेश किया कि वो 4% ब्याज लगेगा जी। तो अब वो क्या किसान 4% ब्याज दे या नहीं दे उसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति किसानों की डूंगरपुर जिले में ज्यादा खराब है जी। तो जो 4% इंटरेस्ट लागू किया उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। रामपाल जी, इस पे कुछ फीडबैक देना चाहेंगे आप? अश्विनी जी, राजस्थान में और केंद्र में जी सरकारें नई बनी, लोगों को आशाएं, अपेक्षाएं, लेकिन जो अब तक निर्णय हुए हैं वो तो किसान के विरोध में हुए हैं। जो बोनस 1965 से शुरू हुआ था, कभी किसी ने उसको बंद करने की हिम्मत नहीं की थी। ये पहली बार है जब देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलने वाला बोनस सरकार ने बंद कर दिया, उस पर रोक लगा दी, राज्य सरकार को बाध्य कर दिया कि वो बोनस नहीं देगी। दूसरी ओर जो राजस्थान में ब्याज 0% पे मिल रहा था ऋण जी, उस ऋण पर 3% और 4% केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग देती थी, तो राज्य सरकार ने अपना आदेश विड्रॉ कर लिया। इस कारण से जिन किसानों को इसकी छूट का लाभ मिलना था वो इससे वंचित रह गए, और जो हमने 0% ब्याज की बात कही उस हम बैक हो गए। और आज किसान पूरे देश में अब तक 10 वर्षों में ही लगभग 2.5 लाख इस दुनिया को छोड़ चुके, इस कारण से कि उनकी क्षमता, उनकी जेब की क्षमता कर्जा चुकाने की नहीं थी। ये कर्ज में डूबता जा रहा है किसान, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार किस तरह से किसान को सपोर्ट करे, किस तरह से किसान की मदद करे। दुखल सिंह जी हमारे साथ फिर से इस चर्चा में जुड़े हैं, हनुमानगढ़ से कॉलर है। बताएं आपका क्या कहना है? सर जी, मैं हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ जी।
जी जी मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे थे कि किसान के जी हाँ जी किसान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या इससे बुरे दिन किसान के आएंगे? क्या क्या बुराई नजर आ रही है, आप बयान करेंगे? हाँ जी सर, देखिए हमारे यहाँ कॉटन नरमे की खेती होती है, जिसके भाव बहुत ही ज्यादा गिरा दिए गए हैं। क्या सरकार व्यापारी को या जिम्मेदार से जो नरमा खरीद लेगी तो इसका भाव व्यापारी को देगी या फिर कपड़े की कीमतों को नीचे गिराएगी? हमारा यही सवाल है जी। क्या बता पाएंगे लागत कितनी आती है आपकी और फिर तय कितनी कीमत हुई है? सर जी हमारी ईंट की हड्डी तोड़ दी इस भाव ने, तो इतने भाव गिर चुके हैं। शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपकी बात पर चर्चा जरूर होगी और सरकार के लिए पैगाम भी होगा किस तरह से किसान के लिए सोचा जा सकता है। ब्रेक के बाद किसान के हित में नहीं है ये, क्या नाम है, किसान के हित में है, क्या नाम है ये किया समर्थन मूल्य के वो क्या नाम है इनका जो तय करने का कोई तरीका ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि किसानों तक कोई बात पहुंचती नहीं, वो एसी कमरों में बंद अधिकारी और यही बना देते।